जय श्री राम। महाराजा श्री अग्रसेन जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अभिषेक गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वेबिनार में, जिसमें हमने एक छोटा-सा प्रयास किया है क्योंकि आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हम सभी हिंदू धर्म के लोगों के लिए, जिसमें हम सब आज एक उस क्षण के साक्षी बने हैं जिसका कई वर्षों से सबने इंतज़ार किया है और हमारे कई जो हैं पूर्वज उसमें अपना बलिदान भी दे चुके हैं, बहुत सारे जो हैं हमारे समाज से। आज राम जन्म भूमि के भूमि पूजन के इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने, ये सब हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक श्लोक है, जो एक श्लोक की रामायण से है, उसको मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता राम रोपित वामभागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। महाराजा इस श्लोक में पूरी रामायण को एक ही इस श्लोक में जो है प्रस्तुत किया गया है, जिसका भावार्थ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। नीले कमल कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, ये हमारे राम लला के जो बचपन का है, उसको प्रस्तुत किया गया है। फिर है सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं, ये है उनका विवाह लीला। देन जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, ये उनकी रणलीला। और उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ, हमारे पूरे समाज की तरफ से, इस मंच की तरफ से मैं नमस्कार करता हूँ कि आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का। और इसीलिए हमने एक छोटा-सा प्रयास किया है कि हम ऐसी शख्सियतों को इस मंच पे जोड़ें, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं आरएसएस से जुड़े हैं और इस राम जन्मभूमि के मुद्दे से जुड़े हैं, जिन्होंने अपना योगदान दिया है। और उसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ना स्वीकार किया है श्रीमान शरद आर अग्रवाल जी ने, श्रीमान अनिल गोयल जी ने, श्रीमान रामकिशोर जी गोयल ने और श्रीमान मनोहर लाल जी बंसल साहब ने। और आप सभी के साथ में एक बहुत ही सार्थक परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ ममता मोदी जी जुड़ी हैं। ये मंच उनसे अनभिज्ञ नहीं है, फिर भी मैं उनका परिचय देना चाहूँगा। ममता मोदी जी बेसिकली बालोतरा से हैं और फिलहाल मेड़ता में हैं आप। और आपने मेड़ता में बतौर अग्रवाल महिला मंडल में 10 साल वाइस प्रेसिडेंट पद पर सेवारत रहते हुए अपनी सेवाएँ दी हैं। और इतना ही नहीं, पिछले साल मेड़ता में मेड़ता मीरा नाम से एक एनजीओ ऑर्गेनाइज किया। ये मेड़ता की पहली महिला सामाजिक संस्था है, जो महिलाओं को आगे लाके उनको कैसे सामाजिक कार्यों से जोड़ा जा सके, इस पर कार्य करती हैं। और इन्होंने एक राजकीय विद्यालय को भी अडॉप्ट किया, राजकीय कन्या विद्यालय को, ताकि जो है नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और उसकी पूरी ज़िम्मेदारी अपने क्लब पर ले ली। और एक बहुत अच्छा काम आप अपने क्लब के माध्यम से करती हैं कि जो शादियों में बचा हुआ खाना है, उसको ज़रूरतमंदों तक पहुँचाती हैं। जो अनायास ही वेस्ट कर दिया जाता है, उसको बाहर डाल दिया जाता है या ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसको आप ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाती है। ये बहुत ही सराहनीय काम है आपका ममता जी। और आपने जो है आँखों के ऑपरेशन भी करवाए हैं 70 लोगों के। बिल्कुल, आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं ममता जी। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे समाज की और जो लेडीज़ हैं, आपसे प्रेरणा लेंगी। आपके जो क्लब है उसका मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण सुरक्षा। ये बहुत ही बढ़िया काम आप कर रही हैं और आज जब हमारे समाज के लोग और हमारे समाज की महिलाएँ आपको देखेंगी, ज़रूर आपसे प्रेरणा लेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और आपको हैंड ओवर करने से पहले हमारे सभी व्यूअर्स से एक निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हम सभी के लिए। तो आप सब कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय श्री अग्रसेन ज़रूर लिखें। ये निवेदन रहेगा आपसे। ओवर टू यू ममता जी। जय श्री राम, जय श्री अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में सादर वंदन। थैंक यू अभिषेक। सबसे पहले आप सभी को राम जन्मभूमि पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं और आभार। समस्त पश्चिम राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन कमेटी का अशोक बंसल, अशोक जी गोयल, जयप्रकाश जी गोयल, सबका हार्दिक आभार। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले 2 लाइन बोलना चाहूंगी। बस एक गुजारिश है सबसे, दीपक एक जला देना। बस एक गुजारिश है सबसे, दीपक एक जला देना। आज भूमि पूजन में अपना प्रकाश पहुंचा देना। आज भूमि पूजन में अपना प्रकाश पहुंचा देना। जय श्री राम। आज फिर
हुआ ये सिद्ध, आज फिर हुआ ये सिद्ध, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। धन्य है भाग्य हमारे जो ये दिन देख पाए हैं। लहरा दो भगवा घर पर, लहरा दो भगवा हर घर पर, मेरे राम मेरे अभिमान आए हैं, मेरे राम मेरे अभिमान आए हैं। फिर से इस वर्ष दिवाली आई है। लुढ़कते पत्थर में काई नहीं लगती। वास्तव में वे धन्य हैं जो शुरू से ही जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए चलते हैं। जीवन की संध्या होते होते उन्हें बड़ा संतोष मिलता है कि उन्होंने निरुद्देश्य जीवन नहीं जिया। जीवन उस तीर की तरह होना चाहिए जो लक्ष्य पर सीधा लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे पहले पैनलिस्ट की, शरद अग्रवाल जी की। शरद जी अहमदाबाद से हैं। इन्होंने आगरा फिरोजाबाद में अपना बचपन जिया है। लाइटिंग इंडस्ट्रीज में इनका बिजनेस है और चाइना कंपनी के आने से पहले इन्होंने बांग्लादेश, नेपाल, भारत सभी राज्यों में एक्सपोर्ट का काम किया है। और इनके बारे में मैं आगे जारी रखते हुए बताना चाहूंगी। 2003 में ये अहमदाबाद शिफ्ट हो गए और इन्होंने 2012 में पीर पराई फाउंडेशन की शुरुआत की। गुजरात में गांधीनगर, अहमदाबाद के वृद्ध लोगों को न केवल इन्होंने सहारा दिया बल्कि हर तरीके से उनकी मदद करते हैं। 2020 में इन्होंने 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा संयोजन का भी नेतृत्व किया। इसमें बुजुर्ग, जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे, उनके द्वारा ध्वजारोहण करवाकर उन्हें सम्मानित किया गया। 2007 में इन्होंने महाराजा अग्रसेन जी सेवा संस्थान का गठन किया। कोरोना काल में भी इनकी यात्राएं, इनकी सेवाएं अद्भुत रही है। बुजुर्ग लोगों के प्रति इनका सेवा भाव काबिले तारीफ है। तो मेरा पहला सवाल शरद जी से है कि पीर पराई फाउंडेशन में किस तरह से आप कार्य करते हैं, किस तरीके से वृद्ध लोगों को एंटरटेन करते हैं, उनके साथ किस तरीके से रहते हैं ताकि उनको वहां अपनापन महसूस हो। ओवर टू शरद जी। नमस्कार। जय अग्रसेन, जय महारानी माधवी, भारत माता की जय। आज हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य और परम वैभव का दिन है कि 500 वर्ष की तपस्या का फल आज हमको प्राप्त हुआ है। हम सभी को विदित है और सही मायने में देखा जाए तो 89 जन्मभूमि के आंदोलन के बाद मेरा संघ के प्रति झुकाव ज़्यादा हुआ था। पहले से मैं 81 से संघ से जुड़ा हुआ था, परंतु 89 में जन्मभूमि आंदोलन के बाद मैं पूर्णतः संघ के साथ जुड़ गया। उसी श्रृंखला में वहाँ मैंने ब्रज प्रांत, उत्तर प्रदेश को 5 प्रांतों में संघ की दृष्टि से बांटा गया है। तो ब्रज प्रांत में मैं चंद्रनगर, फिरोजाबाद को चंद्र नगर कहते हैं, ये तो मुसलमान शासक ने उसका नाम परिवर्तन किया था। तो चंद्रनगर था, उसका नगर महामंत्री का दायित्व था। भारत विकास परिषद में भी काम करने का अवसर मिला है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में प्रांत कार्यकारिणी के रूप में काम करने का अवसर। मेरा व्यापार, जैसा आप बता चुकी हैं कि फिरोजाबाद में ग्लास इंडस्ट्री और ग्लास लैमिनेटेड लाइटिंग का काम वर्षों किया मैंने। चाइना के आने के बाद हमारी इंडस्ट्री अफेक्टेड हुई तो मेरे कुछ रिश्तेदार सगे अहमदाबाद में थे, तो मैं 2003 से परिवार के साथ आ गया। अब 2003 में परिवार के साथ आने के बाद मेरी सामाजिक गतिविधियां शून्य हो गई। संयोग से राजस्थान के एक हमारे सोमनाथ जी गुप्ता, उनसे परिचय हुआ, तो मैंने उनको निवेदन किया कि मेरी कोई गतिविधियां सामाजिक नहीं हो रही यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि चलो मिलके कोई प्रारंभ करते हैं। उसी में श्री महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान का गठन हम दोनों ने मिलकर किया और आज गुजरात की टॉप 10 संस्थाओं में से श्री महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान का नाम है। और मेरा ऐसा मानना था कि मैं लगातार 2 टर्म से ज़्यादा एक पद पर नहीं रहूँगा। स्वेच्छा से मैंने 2 टर्म 3-3 साल के महामंत्री के रूप में कार्यरत था, उसके बाद कार्यकारिणी में गया। परंतु श्री महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान के बैनर पर हम बहुत सीमित काम कर पा रहे थे। संघ के स्वयंसेवक होने के नाते मन में ये भावना थी कि सामाजिक हमें गतिविधियां प्रारंभ करनी है, सबके लिए करनी है। अग्रवाल समाज सबके लिए जीता है। इस कारण से फिर हमने सोचा कि अग्रवाल प्लेटफॉर्म पे केवल अग्रवाल लोग जुड़ते हैं, कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हम सारे गुजरात के लोगों को भी जोड़ सकें।
ताकि उनके मन में ये भावना नहीं आए कि मारवाड़ी लोग अपने लिए सेवा का काम करते हैं। तो हमने पीर पराई फाउंडेशन का गठन किया। हालांकि उसमें 90% 95% अग्रवाल समाज के लोग हैं, दानदाता के रूप में भी और काम करने वाले के रूप में, परंतु एक छाप ऐसी ना पड़े कि भाई अग्रवाल का संगठन है तो और लोग नहीं जुड़ पाए। तो पीर पराई फाउंडेशन का गठन करने का उद्देश्य था हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं के लिए। परंतु पहला ही कार्यक्रम हमने जो किया एक वृद्धाश्रम में किया था, सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया था। तो वहां से फिर हमको एक दिशा मिली, क्यों ना हम वृद्धों के लिए कुछ काम करें ताकि उनके जीवन में कुछ ऐसी रोशनी ला सके ताकि उनका अंत भला तो सब भला। और हमारा शुरू से प्रारंभ से की रहा ध्येय, जहां कम वहां हम, जहां कोई काम नहीं करेगा उस क्षेत्र में हम काम करेंगे। अब कई क्लब काम करते हैं, कई सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं, ब्लड डोनेशन अदर इस टाइप की, पर हम लोगों ने कहा कि अलग हम क्षेत्र चुनते हैं। उसके नाते हमने पीर पराई फाउंडेशन के बैनर पर हर महीने के दूसरे रविवार को किसी न किसी वृद्धाश्रम में सुंदरकांड पाठ का आयोजन, हर महीने इनको 7, 8, 10 बार जितने भी संभव हो वृद्धाश्रमों के लोगों को इकट्ठा करना, उनके लिए 4 घंटे का कार्यक्रम करते हैं हम लोग। 3 घंटे का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसमें पुराने गीतों का कार्यक्रम होता है, भजन का कार्यक्रम होता है, उनको भोजन कराते हैं, उनको कुछ गिफ्ट देते हैं और उनको पहुँचाते हैं। वृद्धाश्रम की सेवा करते करते एक दिन एक अनुभव आया, तो उसमें ऐसा अनुभव हुआ, हमको ऐसा लगा कि भाई इनको कुछ पॉकेट मनी के रूप में धन की आवश्यकता है। इनको यहाँ खाना मिलता है, रहने को मिलता है, लोग सामान भी दे जाते हैं, परंतु पॉकेट मनी के रूप में सभी के पास पैसे नहीं होते। तो पिछले 2 वर्ष पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ल के माध्यम से हमने एक कार्यक्रम यहाँ अहमदाबाद में रखा और उसमें वृद्धाश्रम में रहने वाले ऐसे वृद्धजन जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, उनको प्रतिमाह 500 रुपये 1500 रुपये तिमाही प्रारंभ किया। तो ये उनको वो है केवल जिनके पास कोई आय का साधन नहीं, जो एक एक पैसे के लिए मोहताज है, तो उनको एक पॉकेट मनी के रूप में हम लोग दे रहे हैं। उसके अलावा हमने जैसे पहले बताया आपको कि हर 2 महीने में 1 महीने में साल में 8-10 प्रोग्राम इनके लिए रखते हैं। कुछ टूर के प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इनको नज़दीक में 100 किलोमीटर के अंदर में बसों द्वारा किसी पिकनिक स्पॉट पर, किसी धार्मिक स्थल पर ले जाते हैं और इनका 8-10 घंटे का प्रोग्राम पूरा रखते हैं। अभी कोरोना के काल में हमने 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ, 26 मार्च से लेके आज तक हमारे सेवा के कार्य पीर पराई फाउंडेशन के माध्यम से चल रहे हैं। और इसमें जो हमें सहयोग मिला, भारत ही नहीं भारत के बाहर से भी लोगों का सहयोग मिला, उसमें ज़्यादातर अग्रवाल समाज के लोग थे, अग्रबंधु लोग थे। तो हमें इस बात का बहुत फक्र है कि अग्रवाल समाज विश्व में जहाँ भी रहता है वो सेवा के कार्यों से सतत जुड़ा रहता है। जहाँ भी जाते हैं अपने लिए केवल हम लोग नहीं जीते। हमारी जो पीर पराई फाउंडेशन है उसका एक लाइन में एक रामायण की चौपाई, अभी रामायण की अभिषेक जी चर्चा कर रहे थे, ममता जी ने भी, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पड़े पीड़ा सम नहीं है दिमाई। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों को उपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, पर पीड़ा सम नहीं है दिमाई, दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। तो हमारा एक सूत्र है पीर पराई फाउंडेशन का, उसके माध्यम से हम ये काम पिछले 2012 से निरंतर करते चले आ रहे हैं। और अब हमारा अगला जो चरण है, हम पिछले 1 साल से प्रयासरत हैं, परंतु किसी कारण से संभव नहीं हो पाया है कि हम वृद्धजनों को, वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धजनों को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। जैसे कि हम उनको बैठे बैठे वो अपने कमरों में वहाँ वृद्धाश्रमों में कुछ काम कर पाएं, तो उनको कुछ अन्य हो जाए। जैसे आपने देखा होगा बासी कागज की थैली बनाना, रुई की बत्ती बनाना, ऐसे अभी मास्क की आवश्यकता पड़ रही है। तो हमारी योजना यही है पीर पराई के माध्यम से वृद्धाश्रम में रहने वाले ऐसे वृद्धजन जो सक्षम हैं, हुष्ट पुष्ट हैं, उनके माध्यम से हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चालू करें ताकि उनकी इनकम प्रति मास की हो जाए। और इससे कई बार हमारे मन में ये विचार आया है कि यदि उनके हाथ में आर्थिक शक्ति आ गई तो हो सकता है इनके परिवारीजन इनको वापस ले जाए, कि हमारे पिता ने या हमारे माता ने 1 साल में 50,000 रुपये कमा लिए, 30,000 रुपये कमा लिए, तो क्यों ना मैं इनको वापस ले जाऊँ।
हमारा उद्देश्य वही है जो महात्मा गांधी का उद्देश्य था। महात्मा गांधी को एक वृद्धाश्रम की ओपनिंग में जब बुलाया गया तो उन्होंने ये कहा कि मुझे उस दिन खुशी ज्यादा हुई जब इसमें ताला लगेगा। वृद्धाश्रम खोलने का हम बिल्कुल पक्षधर नहीं है, ना ही, परंतु जिनका जीवन में कोई नहीं है, इस संसार में कोई नहीं है, या जो अविवाहित है, बुजुर्ग हो गए, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, या जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, तो उनको इसकी आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे वृद्धों को तो वृद्धाश्रम में कहीं ना कहीं हमें सारा आश्रय देना पड़ेगा। एक ये बात रही मेरी पी पराई के माध्यम से वृद्धों की सेवा करने की। इसमें और कोई आपको सवाल हो तो मैं उसका आपको उत्तर दे सकता हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, आपका और कोई सवाल हो तो मैं। जी, बुजुर्गों की छत्र छाया में उनके अनुभवों के साथ आपने बहुत ही नेक कार्य किया है और परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। बिल्कुल। आगे ममता जी, मैं हाँ जी। इंटरप्ट करना चाहूंगा। हाँ आज इस ऐतिहासिक क्षण को खास बनाने के लिए हमारे में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान गोपाल शरण जी गर्ग साहब भी जुड़े हैं, और ये वास्तव में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वे हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा गोपाल शरण जी गर्ग साहब से कि प्लीज अनम्यूट करें और हमें लाभान्वित करें आपके विचारों से। अनम्यूट करना है। हो गया जी? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। प्रणाम, धन्यवाद। आ रही आवाज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय अग्रसेन। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है 5 अगस्त का, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन जो पिछले 500 वर्षों से चला, और मैं समझता हूं कि आजाद भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व किया तो भगवान राम के वंशज सूर्यवंशी और भगवान अग्रसेन जी के वंशज माननीय अशोक जी सिंघल जी ने किया। इस राम मंदिर के लिए अगर शहादत देने की आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहले अग्रवाल समाज के 2 कोठारी बंधुओं ने शहादत दी। आज लाखों जो हमारे युवा, वैसे तो पूरा देश क्षत्रिय बिरादरी के लोग, तो राम जन्मभूमि बनाने के लिए अग्रवाल समाज के नाविकों की संख्या थी। और आज इसी कारण से एक और खुशी हुई कि इसके मुख्य यजमान के रूप में माननीय अशोक जी सिंघल के बड़े भाई के सुपुत्र श्री सलील जी सिंघल को और उनकी धर्मपत्नी को इस पुण्य कार्य के लिए मुख्य यजमान के रूप में जो चुना गया, इसके लिए भी मैं आयोजक कर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज भी विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व कर रहे हैं तो माननीय आलोक जी गुप्ता कर रहे हैं। और राम जन्मभूमि न्यास में अगर मुख्य रूप से संतों के साथ समन्वय कर श्री चंपत लाल जी जिस तरह से राम जन्मभूमि की चिंता कर रहे हैं, हमने अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से अग्रोहा के उस पवित्र अग्रोहा शक्तिपीठ से 118 तीर्थों में जल का पवित्र जल को अयोध्या में आज पूजन के लिए भिजवाया। अग्रोहा की पवित्र माटी जहां आद्य महालक्ष्मी का हमने 18 कुंडों में यज्ञ किया था, उस पवित्र माटी को राम जन्मभूमि कार्यक्रम के लिए भेजा। और बंधुओं में तो ये कहूंगा कि आज जहां पूरी दुनिया में राम भक्तों खुशी हुई है, इस खुशी में सबसे ज्यादा अगर कोई खुशी हुई है तो अग्र बंधुओं को हुई है। हमने संकल्प लिया है जब पूरी दुनिया के लोग अयोध्या आएंगे, और अयोध्या का रिश्ता भगवान अग्रसेन जी से जुड़ा है, क्योंकि भगवान अग्रसेन जी भी जैसे ब्रह्मा जी की 37वीं पीढ़ी के रूप में भगवान राम को हम मानते हैं, ऐसे ही भगवान राम की 35वीं पीढ़ी में हम अग्रसेन जी को मानते हैं। तो हमारी इच्छा है कि अयोध्या में भी एक भव्य मंदिर भगवान अग्रसेन जी का बने, ताकि पूरी दुनिया से जाने वाला अग्रबंधु जहां भगवान राम लला के दर्शन करे तो उनको ये भी एहसास हो कि दुनिया में धर्म की स्थापना, परहित की चिंता करने वाला, सेवा करने वाला
राष्ट्र की चिंता करने वाला और सामाजिक सेवा में सबसे अग्रणी रहने वाला कोई समाज है तो अग्रवाल समाज है। इसलिए जैसा भी सनत जी कह रहे थे कि पीर पराई की, वैसे तो वृद्धों का सेवा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले एक संस्कार की भी बात करनी पड़ेगी। आज विदेशों में जो लोग बैठे हैं और जिनको अपने माँ बापों की चिंता नहीं, केवल पैसा कमाने की चिंता है, उन बेटों को पढ़ाकर लिखाकर विदेश भेजकर लाखों डॉलर कमाकर क्या करेंगे जो अपने माँ बाप की चिंता भी नहीं कर सकते। और उस बुढ़ापे में भी शरद जी उनको कह रहे हैं कि हम उनको काम सिखाकर उनसे आर्थिक आमदनी पैदा कर फिर उनको बेटे पोतों को लगे कि उनका पैसा हो गया तो उनका सम्मान करे। तो मैं समझता हूं इस सोच में उनको दोबारा से पुनर्विचार करना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान करना तो अच्छी बात है, लेकिन जो परिवार अपने बुजुर्गों को छोड़ रहे हैं उनकी जितनी निंदा की जाए, उनको जितना समाज में तिरस्कार किया जाए, इससे बड़ा कोई पाप का काम नहीं हो सकता। हम अपने माँ बाप की, पिता की पूजा करें, भगवान राम से ही हम प्रेरणा ले। केकई ने चाहिए उनको 14 वर्ष का वनवास किया, लेकिन आने के बाद सबसे पहले भगवान राम ने केकई का सम्मान किया, मां कौशल्या का सम्मान किया, और लव और कुश ने मन में थी राम के प्रति कितना भी उनके मन में गुस्सा था कि उन्होंने सीता का त्याग किया, लेकिन माता और पिता के प्रति उनके मन में जो संस्कार थे, तो यही हमारे सूर्यवंश के, इक्ष्वाकु वंश के, रघुवंश के और अग्रवंश के हमारे जो संस्कार हैं, आज हम सब लोग मिलकर एक संस्कारी समाज का निर्माण करें। मैं समझता हूं राम जन्मभूमि में आज हमारी ये सबसे बड़ी आहुति होगी। इसका संकल्प लें। आपके कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आपको बधाई। आपने जो इतना बढ़िया, आप सब लोग मिलकर पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन की ओर से अच्छे अच्छे लोगों को जोड़कर उनके मन की भावना को इस ऑनलाइन के माध्यम से जनता तक जो पहुंचाते हैं, मैं आप पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। अशोक जी, आपकी सारी टीम एक अच्छा कार्यक्रम कर रही है। इस बहाने लोग जुड़ भी रहे हैं। और साथ में निवेदन भी करूंगा कि अपना जो राष्ट्रीय संगठन है अग्रवाल सम्मेलन, इन सब अच्छे अच्छे लोगों को उनसे जोड़िए, उनके लिए प्रेरित भी करिए, क्योंकि स्थानीय तौर पर हमारी संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन प्रदेश लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर जब तक हम नहीं जुड़ेंगे, हमारी ताकत छीन होती चली जाएगी। और 10 करोड़ अग्रवाल होते हुए भी जो समाज का गरीब वर्ग है, उसकी चिंता सरकार बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि हम अग्रवाल है। गरीब को हरिजन है, गिरिजन, उसकी चिंता तो होती है, लेकिन गरीब अगर अग्रवाल है तो उसको सरकारी मदद भी नहीं मिलती। उनकी मदद हम सब लोग करेंगे। हमने संकल्प लिया कि अग्रवाल में 100 गरीब कन्याओं की शादी करेंगे। जो भी प्रकल्प चलेगा उसकी सब एक दूसरे को जानकारी देंगे। इसलिए समाज को राष्ट्र हित में, मानवता के हित में जुड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से अग्रवाल सम्मेलन जो आपका अपना संगठन है, आज मेरे पास जिम्मेदारी, कल दूसरे पास रहेगी, हम सब लोग उससे जोड़ें, ये भी आप सबसे अपील है। और आपको पुनः बधाई देते हुए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और आप राम जन्मभूमि न्यास का जो कार्यक्रम हुआ स्वतंत्र भारत में, आज हमारी भावनाएं आजाद हुई है। आज बाबर ने जो आक्रमण कर हमारे राम मंदिर को ढाकर जो बाबरी मस्जिद खड़ी करी थी, आज उसकी जगह पुनः राम मंदिर का निर्माण होगा। ये हमारी आस्था का, हमारी भावना का, हमारे धर्म का एक सम्मान किया है। इसके लिए हम आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहते हैं। उन तमाम कार सेवकों को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने आंदोलन खड़ा कर आज इतनी बड़ी एक भावना पैदा की, तो जिसके कार्यक्रम को पूरे विश्व ने देखा। तो राम जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नाम नहीं है। इस जोड़ने की भावना से लेकर हम पुनः भारत को एक दुनिया की बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभारें और अयोध्या को पुनः ऐसा सुंदर पर्यटक स्थल बनाए जिसमें अग्रवंशियों का भी, जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनका इतिहास भी लोग आकर देखें, जो धर्मपरायण लोग हुए हैं, जो गोभक्त लोग हुए हैं, उन सब की जानकारी भी आने वाले पर्यटकों को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए, जय भारत, जय अग्रसेन, जय अग्रोहा, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपके विचारों ने हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे पूरे देश के अग्रवाल समाज के लोग आपसे सुन रहे हैं इन विचारों को, वो जरूर इनसे प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, हमें धन्यवाद, लाभान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अहमदाबाद से नमस्कार स्वीकार करो मेरा।
नमस्कार शरद जी। और भाई साहब मैंने कहा शरद जी का भाषण सुनकर मैं भाव विभोर हुआ था। इतने बड़े कर्मठ लोग, और अब तक गुजरात में आपने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन नहीं कराया है। मैं समझता हूँ कि हम आपके इस आंदोलन में आपके साथ हैं, और जी पीड़ पड़ाई, ये जो इस देश का व्यापारी की जो पीड़ा है उसको समझकर गुजरात में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन कराइए। जरूर जरूर जरूर, आपका आशीर्वाद होगा, जरूर करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ममता जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे गोपाल चरण दास जी ने। संस्कारी समाज की स्थापना करना बेहद जरूरी रहता है। आगे, उम्मीद जब खुद के हौसले पर हो तो उसे टूटने का खौफ नहीं होता। अपने हिंदू समाज को बलशाली संगठित करने के लिए ही राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक ने जन्म लिया है। जिन हस्ती की मैं आज बात करने जा रही हूँ, उन्होंने अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया अपने देश के लिए, अपने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इनका विस्तार केवल घर परिवार नहीं, अनंत है। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक हर क्षेत्र में अनिल जी गोयल जी ने अपनी सेवाएं दी है। भरतपुर में इनका जन्म हुआ और बीकॉम इन्होंने वहीं से किया। बचपन से ही इनकी सामाजिक सुधार में रुचि रही। 1978 में इन्होंने घर परिवार छोड़कर संघ के प्रचार के लिए सवाई माधोपुर, ब्यावर, उदयपुर, जोधपुर, दौसा जिला आदि जगहों की यात्राएं की। 1978 से 1986 तक इनकी यात्राएं प्रचार प्रसार में रही। 1988 में ये वापस इनकी घर वापसी हुई और इनकी शादी हो गई। ये पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल संघ के सदस्य हैं। इन्होंने ब्रज मंडल समाज जोधपुर का गठन किया। 45 वर्ष तक निरंतर आरएसएस में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में ये राष्ट्रीय कोर कमेटी सेवा के सदस्य हैं। 29 अप्रैल 2020 में इन्होंने वानप्रस्थ जीवन की ओर प्रस्थान किया है। घर परिवार को छोड़कर, इनसे हमारा सवाल है कि घर परिवार को छोड़कर हम बेहतर सेवाएं दे सकते हैं या सामाजिक हिस्सा बनकर हम अपना सहयोग दे सकते हैं। दोनों पर अपना दृष्टिकोण दीजिए। ओवर टू अनिल जी। ओवर टू अनिल जी गोयल। हाँ, धन्यवाद ममता जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ, मैं आज सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करूंगा, और हम सबके बीच में हमारी एक बेटी कहें, हमारी बहन कहें, ममता आज इस रूप में, एंकर के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उसे प्रणाम करूंगा। आज हम लोग लगभग एक ही विचार परिवार के लोग, 4 लोगों को जिनको आपने बुलाया है, वो एक ही विचार परिवार के लगभग लोग हैं। लेकिन आज मैं उस घड़ी को याद करूंगा जब 1990 में कार सेवा हुई अयोध्या के अंदर, और राजस्थान के 5 कार्यकर्ता शहीद हो गए। उसमें जोधपुर से आदरणीय महेंद्र नाथ जी अरोड़ा, मथानिया के श्री सेठाराम जी परिहार, बीकानेर के कोठारी बंधु दोनों भाई, और अजमेर से अविनाश जी माहेश्वरी, ऐसे 4 युवा और एक बुजुर्ग महेंद्र नाथ जी अरोड़ा, उस आंदोलन में उनका बलिदान हुआ। आज वास्तव में उनका बलिदान फलितार्थ हुआ है, और आज देश के प्रधानमंत्री ने उसका भूमि पूजन करके वास्तव में उन हुतात्माओं को एक सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान की है। मैं भी अपनी ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं। मेरा जीवन दोनों प्रकार का जीवन रहा है। ममता जी ने जो मेरे से प्रश्न पूछा, वो दोनों ही प्रकार का जीवन मेरा रहा है। 78 से लेकर 86 तक घर बार छोड़कर अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के पश्चात समाज का काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त। और जब मैं घर गृहस्थी के जीवन में आया तो गृहस्थ जीवन में भी रहकर समाज जीवन का काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज पुणे जब मैं अपनी घर गृहस्थी के एक जो जिम्मेदारी होती है, दायित्व है, वो पूर्ण कर चुका।
कि पुनः आज इस प्रकार के जीवन की आवश्यकता है समाज को। जो हमारे पहले संस्कार हुआ करते थे 4 जो आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अब उस सन्यास आश्रम की आवश्यकता नहीं है, आज उस प्रकार के सन्यास की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, हमको निश्चित रूप से उन तीनों का पालन अपने जीवन में करने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे जो मनोहर जी दिखाई दे रहे हैं बाड़मेर से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जोधपुर में ही आपने संघ शिक्षा वर्ग किया, तब मेरा भेंट आपसे हुई है शायद, ऐसा मुझे ध्यान में आ रहा है। मैंने जो आपने प्रश्न किया है, दोनों प्रकार के व्यक्तित्व की आवश्यकता, व्यक्तियों की आवश्यकता समाज को है। क्योंकि समाज और संगठन का जब काम करना होता है तो ऐसे लोगों की भी आवश्यकता होती है जो अपना संपूर्ण समय इस कार्य में लगा सके। आज आपको ध्यान में आता होगा, इस देश में 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो गृहस्थी नहीं थे, जो एक प्रकार से संघ के प्रचारक थे, जिन्होंने अविवाहित रहते हुए अपने संपूर्ण जीवन को समाज को समर्पित कर दिया। जब हम उनके दोनों के जीवन का अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आएगा कि उनके पीछे किसी भी प्रकार की मोह माया उनके जीवन में नहीं होने के कारण से वो बड़े ही निस्वार्थ भाव से समाज का काम कर सके। तो जब प्रचारक निकलता है व्यक्ति, और संघ में एक बहुत अच्छी सुविधा है, आपको जैन समाज की तरह साधु बनकर संपूर्ण जीवन उस रूप में व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि मैं 1 वर्ष दे सकता हूँ, 2 वर्ष दे सकता हूँ, पूरा जीवन दे सकता हूँ। ऐसे कार्यकर्ता होने के कारण से वो समाज के लिए, उस संगठन के लिए पूर्णकालिक रूप में काम करते हैं, तो उसको एक बल प्राप्त होता है, तो वो आवश्यकता है। लेकिन किसी भी समाज की मूल धुरी ग्रस्त है, अगर सदग्रस्त होगा, अच्छा ग्रस्त है, तो वही समाज को चलाता है। क्योंकि हमको ध्यान में भी है, हमारे जीवन में जो 4 व्यवस्थाएं रही, उनमें भी गृहस्थी ही, ये जो गृहस्थ धर्म आश्रम है, यह तीनों आश्रमों को चलाने वाला आश्रम रहा है। तो गृहस्थी कार्यकर्ता जैसे मनोहर जी हैं, शरद जी हैं, रामकिशोर जी हैं, आप लोग हैं, आज गृहस्थ में रहकर समाज का काम करते हैं, तो वो भी एक संस्कार है जीवन का। तो समाज में एक दृश्य जाता है कि हम गृहस्थ जीवन में रहकर अपने परिवार की सारे दायित्वों का पालन करते हुए हम एक समाज के लिए कुछ दे सकते हैं। क्योंकि समाज का ऋण हमारे ऊपर बहुत बड़ा है। समाज ने हमको सब कुछ दिया है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये समाज का ऋण हमारे ऊपर है। तो समाज के ऋण को परिवार के साथ मिलकर अगर हम पूर्ति करते हैं, और शायद मैं सोचता हूं देश में प्रचारक तो कितने से होंगे, देश में, संपूर्ण देश में अगर प्रचारकों की संख्या गिनेंगे तो मुश्किल से 4-5 हजार प्रचारक होंगे। लेकिन कार्यकर्ता के नाते, गृहस्थी कार्यकर्ता के नाते आज लाखों लाखों कार्यकर्ता आज अपने जीवन को लगा रहे हैं, अपना समय कितने ही घंटे समाज के काम को देते हैं। इसलिए दोनों विषयों में सामंजस्य बनाते हुए कुछ सब कुछ छोड़कर बाबा जी बनकर हमको जीवन में उतरना है, तो कुछ लोगों को ग्रस्त जीवन में रहकर परिवार के दायित्वों को निभाते हुए समाज का मार्गदर्शन करना है। तभी समाज सुदृढ़ होकर चलता है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैंने उस दोनों ही जीवन को जीने का एक प्रयास किया है, और मुझे मेरे परिवार की ओर से इन जीवन को, ग्रस्त जीवन को जीने में भी बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है। और आज भी मैं उस कार्य में कर पा रहा हूँ, कुछ योगदान दे पा रहा हूँ, उसमें मेरे परिवार का, मेरी पत्नी का सबसे बड़ा योगदान है। धन्यवाद। जी बिल्कुल, हर व्यक्ति का जीने का अपना एक तरीका होता है, और आपका जीने का तरीका बहुत ही अनूठा है, बहुत ही अलग है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बनाने की। हमारे अगले पैनलिस्ट रामकिशोर जी गोयल, जो बेसिकली फालना बाली से हैं,
ये पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल संघ के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इन्होंने फालना से एजुकेशन की। बचपन से ही इनको लीडरशिप की आदत रही है। 25 साल तक अग्रवाल समाज में प्रेसिडेंट पद पर ये कार्यरत रहे हैं। एक तरह से इनकी सिल्वर जुबली हो गई है ये। और ये बाली में चेयरमैन पद पे भी रह चुके हैं। और फालना उद्योग मंडल के 7-8 साल से ये डायरेक्टर भी है। तो इन्होंने बेसिकली देखा जाए तो काफी लीडरशिप की है। तो इनका सवाल है कि लीडरशिप के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम अपनी टीम में उत्साह, उमंग, निरंतर निर्वाह कैसे कर सकते हैं। ओवर टू राम किशोर जी। सभी को प्रणाम, नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी आप सबको? जी बिल्कुल। आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को सर्वप्रथम तो राम जन्मभूमि के शिलान्यास कार्यक्रम के आज के इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। और आज जो बरसों से हम सभी लोगों की जो एक उमंग थी, जो एक अपने की जो कसक थी, वह आज कसक पूरी हुई। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही भगवान राम का मंदिर का निर्माण होगा और अपन वहां पर जाकर के दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए मैं सभी जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े उनको इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप सबने जो ये प्रयास किया है कि समाज के अलग अलग जो वर्ग से लोगों को इस मंच के माध्यम से परिचय करवाना और उसका समाज को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार लाभ मिल सके और समाज के लोगों को इस बात की जानकारी भी हो कि अपने समाज के व्यक्ति किस किस फील्ड में किस लेवल तक सक्रिय है। उसके लिए मैं आप पूरी इस टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। ममता जी, आपने जो लीडरशिप के लिए ये आपने पूछा सवाल, तो वैसे तो मैं मेरा पारिवारिक कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि कहीं पहले ऐसे लीडरशिप का रहा हो, परंतु मेरे पिताजी का संगठन का उनका हमेशा से रुचि रही है। और वो भी जब व्यापार में सक्रिय थे तो व्यापार संघ से जुड़े हुए थे और उन्होंने कई उसमें लीड लेकर के और व्यापारिक समस्याओं को हल करने का प्रयास किया था। तो उसी से समझ लें शायद मेरे को वही खानदानी कुछ गुण है वो मेरे को मिल गया। और मैं 1985 में लगभग बाली नगर पालिका का चेयरमैन भी रहा। उसके बाद में राजनीतिक क्षेत्र में मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और 3-4 टर्म में फालना के मंडल अध्यक्ष के रूप में भी मैंने कार्य किया। उद्योग व्यापार संघ फालना का जो एक व्यापारिक संगठन है उसमें भी अध्यक्ष पद पर मैंने 3 टर्म पूरे किए। और पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन का भी पिछले 4 साल से ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। फालना उद्योग मंडल लिमिटेड में भी मैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज का एसोसिएशन है, उसमें भी मैं डायरेक्टर के रूप में पिछले लगभग 7-8 साल से कार्य कर रहा हूँ। तो विभिन्न पदों पर रहते हुए और समाज में जो भी सेवा के क्षेत्र भी हैं उसमें भी मैं विभिन्न जो क्लब है, जैसे लॉयंस क्लब का भी प्रेसिडेंट फालना का पहले रहा हुआ हूँ, जूनियर चैम्बर ऑफ इंडिया का भी फालना शाखा का प्रेसिडेंट रहा हुआ हूँ। तो सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में मेरी शुरू से रुचि रही है और उसी के अकॉर्डिंगली मैंने काम किया है। लीडरशिप का जहां तक सवाल है, मेरी एक कार्य प्रणाली ये रही है कि जो भी कार्य करना है उस कार्य के लिए जो भी मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो भी मेरी टीम के जो पिलर्स हैं, उनके साथ बैठ करके उसकी चर्चा करता हूं और चर्चा करने के बाद में जो निर्णय लेता हूं उस निर्णय में उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित करता हूं। हर एक से उनके व्यूज लेता हूं और उसके बाद जो भी एक निर्णय सामूहिक रूप से होता है उस निर्णय को हम लोग एप्लीकेबल करते हैं। और उसमें भी अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग प्रकार की जिम्मेवारी बांट देता हूं और उसके बाद उस जिम्मेवारी जो भी उनको दी जाए उसको पूरे फ्री हैंड देता हूं कि अब इसके बाद में आपको ये काम एग्जीक्यूट करना है और इसमें जो भी आपको अब आवश्यकता लगे, जो मैंने एक फीडबैक दिया है, अगर उसमें कहीं भी इफ बट होता है, सारे सर्कमस्टेंसेज अपने अनुकूल नहीं होते हैं, कहीं कोई चेंज करना हो, तो आप अपने स्तर पर उसका निर्णय लेकर के जो भी अच्छा आपको उचित लगे आप निर्णय लेकर के उस काम को एग्जीक्यूट करें। ऐसा करके मैं उनसे काम लेने का प्रयास करता हूं और मैं समझता हूं कि इसमें मेरे को हर समय अच्छा रिजल्ट मिला है
और इसीलिए मैं समझता हूँ कि कहीं भी अगर मैं किसी फील्ड में सफल हुआ हूं तो मेरे पीछे पूरी उस टीम का बड़ा हाथ है। जी बिल्कुल। आपने लीडरशिप के बेहतर तरीके बताए हैं, जिसमें सामूहिक निर्णय, टीम वर्क और हर टीम मेंबर को निर्णय लेने की सुविधा, ये 3 मेन पॉइंट आपने बताए हैं। तो इससे हमारे व्यूअर्स को भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और आगे मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगी हमारे अगले पैनलिस्ट मनोहर लाल जी बंसल से। ये बेसिकली बाड़मेर से हैं और वहीं से इन्होंने बीकॉम किया है और एलएलबी इन्होंने जोधपुर से किया है और अभी वर्तमान में ये सह जिला संघ चालक है। इमरजेंसी के दौरान इन्होंने शाखा ज्वाइन किया। बचपन से ही छोटे बड़े कार्य करते हुए ये शाखा में अपना सहयोग देने लग गए थे। जोधपुर में रहते हुए भी इन्होंने अपनी सेवाएं देना जारी रखा था। फैमिली बिजनेस के साथ ही इन्होंने पीओपी में इंडस्ट्रीज का कार्य शुरू किया। निरंतर उन्नति करते हुए आज इन्होंने पेट्रोल पंप का कार्य भी शुरू कर दिया। व्यापार में इन्होंने बहुत लगन, बहुत मेहनत की और एक मुकाम हासिल किया। ये जॉइंट फैमिली में रहकर कार्य करने और अधिक उन्नत, इनका मोटो है कि जॉइंट फैमिली में रहकर कार्य करने से अधिक उन्नति मिलती है। बहुत ही अच्छी सोच और सबको साथ लेकर चलने की सोच काबिले तारीफ है। मेरा मनोहर लाल जी से सवाल रहेगा कि संघ का स्वरूप, आरएसएस की भूमिका राष्ट्र निर्माण में किस तरीके से सहायक है। ओवर टू मनोहर लाल जी। नमस्कार आप सभी को। पहले तो मैं जो विषय है, इतने बड़े उत्साह का आज जो दिन है राम जन्मभूमि का, उसकी सबको बधाई देता हूं। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद में आज जो ये शुभ घड़ी आई है, इसमें लाखों लोगों ने बलिदान दिया है और कई इस आस में इस जीवन को छोड़कर चल बसे कि हम हमारे जीवन काल में राम मंदिर के इसके निर्माण को या इसके समाधान को देख नहीं पाए। किंतु हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे चिरकाल से जो प्रतीक्षित करोड़ों लोगों की आस्था का जो केंद्र था, उसका शुभारंभ आज हम देख रहे हैं। इसके नींव में जिन कार सेवकों ने बलिदान दिए हैं या इस अपने जीवन का कोई न कोई उद्देश्य लेकर चले हैं। हमारे यहाँ पर पहले नगर संघ चालक थे अस्थिमल जी जैन साहब, उन्होंने यह प्रण लिया हुआ था कि राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं मेरी ये दाढ़ी है ये नहीं कटवाऊंगा। तो आज से वो करीब 10 साल पहले गुजर गए थे, लेकिन उन्होंने अंतिम समय तक अपनी वो दाढ़ी नहीं कटाई थी। ऐसे कई लोगों के प्रण राम जन्मभूमि के बारे में रहे हैं और उनके प्रण अब पूरे होने जा रहे हैं। बहुत ही अत्यंत और हर्ष का विषय है। बहुत लंबा विषय है, इसके बारे में मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा। बात करने के लिए जो ममता जी ने सीधा मेरे से जो प्रश्न किया है, उसी के बारे में, संघ के बारे में मैं बात करूंगा। संघ आज पूरी दुनिया में ऐसा एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी सदस्यता के बारे में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक संख्या है। संघ का काम दुनिया के 140 देशों में है। वहां पर वो अपने जिसकी राष्ट्रीयता है उसके साथ में तालमेल बनाते हुए, कहीं पर भारतीय स्वयंसेवक संघ है, कहीं पर हिंदू स्वयंसेवक संघ है, लेकिन हिंदुस्तान में इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसकी स्थापना जब 1925 में हुई थी तो डॉक्टर हेडगेवार ने जब पहली बार शाखा शुरू की थी तो केवल 7-8 बालकों के साथ में शुरू की थी। वो स्वयं डॉक्टर थे और लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि ये डॉक्टर क्या पगला गया है, क्या 7-8 बालकों को लेकर
एक स्थान के ऊपर इकट्ठे करके और ये जो शुरू कर रहा है, इससे क्या होगा? लोग डॉक्टर जी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन डॉक्टर जी ने संघ शुरू करने से पहले देश में चलने वाले कई संगठनों के साथ में काम किया था। आरएसएस को समझने के लिए यह आवश्यक है कि डॉक्टर जी की पृष्ठभूमि में जो उनकी सोच रही है, उनको हमें समझना आवश्यक है। डॉक्टर जी जन्मजात देशभक्त थे और उन्होंने क्रांतिकारियों के संगठन के साथ में भी काम किया, और उस समय चलने वाले जो स्वतंत्रता के आंदोलन थे, कांग्रेस के साथ में भी डॉक्टर जी ने काम किया। लेकिन उनके मन में कई प्रकार के जो प्रश्न उठते थे कि भारत देश सोने की चिड़िया कहते थे, यानी यहां पर पूरी संपन्नता थी धन धान्य की दृष्टि से, और यहाँ के लोग बड़े वीर थे। अगर उनका सर कट जाता था तो भी धड़ लड़ता था। सारी बातों के होते हुए भी हम इस स्थिति में क्यों पहुंचे, इसके मंथन के लिए डॉक्टर जी को रातों रातों तक कई बार नींद नहीं आती थी कि हम इस स्थिति में क्यों पहुंचे, हम क्यों गुलाम बन गए। हम पूरी दुनिया में सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से विश्व गुरु होते हुए, सोने की चिड़िया होते हुए, सारे संपन्नता के बावजूद हम ऐसे क्यों हो गए। उस चिंतन में से ये उभर कर आया कि इस देश का जो प्राण है वो हिंदू समाज है। वह हिंदू समाज असंगठित होने के कारण, आपस में लड़ने के कारण हम निरंतर दुनिया में गिरते गए। हमारा अध्ययन, हमारा गुरुत्व, हमारी शक्तिशालीता, हमारी संपन्नता सारी उसके आगे धरी रह गई है। उसको शुरू कैसे किया जाए, इसी सोच में कि इतना बड़ा देश है, कैसे करेंगे। तो शुरुआत में केवल 7-8 बालकों के साथ में नागपुर में एक मोहिते का बाड़ा था, वहां पर शुरू किया, और धीरे धीरे करके और संघ के विस्तार को उन्होंने बढ़ाया। नागपुर से निकलकर महाराष्ट्र में गया संघ, और महाराष्ट्र से जो अभी अनिल जी बता रहे थे कि उन्होंने प्रचारक जीवन भी जिया है और सांसारिक जीवन में भी रहते हुए संघ का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे प्रचारक पद्धति संघ में शुरू हुई। संघ जब शुरू हुआ तो आज जिस रूप में संघ है उसमें वैसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बातें जुड़ती गई और संघ का विस्तार होता गया। संघ नागपुर से निकलकर महाराष्ट्र में गया, और महाराष्ट्र से फिर विद्यार्थियों ने प्रचारक निकलते हुए और अन्य प्रदेशों में, अन्य राज्यों में पहुंचाने का कार्य किया। और डॉक्टर हेडगेवार अल्प आयु में सन 1940 में इस संसार को छोड़कर चल बसे। उस समय उनका जो अंतिम पूरे देश भर का एक संघ का जो शिक्षा वर्ग है ओटीसी वह लगा हुआ था, और उसमें उन्होंने अंतिम अपने भाषण में कहा था कि मैं आज अपने देश का एक लघु रूप यह देख रहा हूं। यानी लगभग सारे प्रांतों से प्रतिनिधित्व 1940 में संघ में हो गया था, और उसके बाद में संघ के जो सरसंघ चालक बने, संघ के जो प्रमुख बने, जो आज मोहन भागवत हैं, वैसे ही जो द्वितीय प्रमुख बने वह गोलवलकर जी, जिन्हें गुरुजी के नाम से जानते हैं, वो बने। वो आध्यात्मिक दृष्टि से इतने विद्वान थे कि अगर वो संघ से नहीं जुड़ते तो निश्चित रूप से वह शंकराचार्य की पद पर होते। उन्हें वह निमंत्रण भी मिला था, और उन्होंने उसको सादर लौटाते हुए कहा था कि मैंने मेरे जीवन का मार्ग चुन लिया है, और वो संघ के प्रचारक बन गए।
और उन्होंने संघ के कार्य का जो विस्तार किया, तो उसमें पूरे देश भर में जो लघु रूप था उसको विस्तारित किया। और उसके साथ में आजादी के समय संघ के ऊपर जो बहुत बड़ा आरोप लगा महात्मा गांधी की हत्या का, और ऐसे समय में संघ के ऊपर प्रतिबंध भी लगा और कई स्वयंसेवकों के ऊपर इस आरोप के, मिथ्या आरोप के कारण अत्याचार भी हुए। प्रतिबंध के बावजूद कई लोगों ने उसकी पीड़ा को, कई स्वयंसेवकों ने उसकी पीड़ा को सहा। किंतु ऐसे समय में गुरुजी ने धीरज रखते हुए और पूरे कानून की प्रक्रिया को पूरा करते हुए संघ के ऊपर से हर प्रकार के आरोपों को साबित करके और उनको बताया कि संघ का न तो व्यक्ति सह और न संगठन सह कोई महात्मा गांधी की हत्या में हाथ है। न्यायालय ने संघ के ऊपर से बाइज्जत बरी करते हुए और प्रतिबंध हटाया, और संघ को प्रतिबंध हटने के बाद में संघ का पुनः जो संघ की शाखाएं लगना शुरू हुई। और गुरुजी ने उसके बाद में जो बड़ा काम किया वह काम था अन्य क्षेत्रों में स्वयंसेवकों को भेजकर और संगठन खड़े किए। पहले तो केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन था, लेकिन उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, विद्या भारती की हुई, भारतीय मजदूर संघ की हुई। और ऐसे तपे तपाए स्वयंसेवक जो संघ के निर्माण में तैयार हुए थे, ऐसे श्रेष्ठ स्वयंसेवकों को और संगठन खड़े करने के लिए शुरू किया। एक बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय मजदूर संघ को की जो स्थापना की थी, आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन अगर मजदूर संगठन है तो भारतीय मजदूर संघ है। और दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जिन्होंने उसकी स्थापना की थी और संघ के प्रचारक थे, उनको इस कार्य के लिए लगाया। आपको आश्चर्य होगा कि उस समय जो यूनियन मजदूरों में थी वो सबसे बड़ी कम्युनिस्टों की यूनियन थी, उसी का बोलबाला था। और ठेंगड़ी जी ने उनके साथ में काम किया और वहां से सारी एबीसीडी सीखकर और फिर पुनः आकर और भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। और संगठन अगर खड़े हुए तो इतने श्रेष्ठ संगठन खड़े हुए कि आज भारत के हर प्रकार के संगठनों में संघ के द्वारा जो स्वयंसेवकों ने संगठन खड़े किए हैं वो श्रेष्ठ स्तर पर कार्य कर रहे हैं। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो तो विद्या भारती संगठन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा गैर सरकारी शिक्षा संगठन है। और मजदूरों की बात मैंने बताई है। अन्य सेवा के जो क्षेत्र हैं उसमें सेवा भारती है, भारत विकास परिषद है, वनवासी कल्याण परिषद है। इस प्रकार के कई संगठन संघ की प्रेरणा से स्वयंसेवकों ने खड़े किए हैं। और बाला साहब देवरस कहते थे कि संघ केवल संघ चलाएगा लेकिन स्वयंसेवक हर क्षेत्र में काम करेगा। आज विदेशों से नागपुर संघ कार्यालय में कई लोग आते हैं कि मैं रिसर्च का स्टूडेंट हूं और मैं शोध करने आया हूं। इतना महत्वपूर्ण संगठन आज हिंदू समाज का वो खड़ा हुआ है और सभी लोग यह महसूस करते हैं कि यह कार्य जो किया है वो आरएसएस ने अगर नहीं खड़ा किया होता तो आज देश की स्थिति बहुत कमजोर होती। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर हेडगेवार ने, जैसे कि आपने बताया कि संगठन में ही शक्ति होती है, उन्होंने संगठन बनाया और संगठन में शक्ति होती है, शक्ति से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही जा रहे हैं कि आरएसएस ने देश हित में, राष्ट्र हित में बहुत ही अच्छा काम किया है। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा है अपना आरएसएस संघ। बिल्कुल धन्यवाद मनोहर लाल जी। आगे हम चलते हैं अपने पैनलिस्ट अनिल जी गोयल की, सॉरी शरद जी के पास चलते हैं। उनका सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि उनका मानना है कि जब हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, शिव शक्ति की पूजा करते हैं,
सीताराम की आराधना करते हैं, तो महाराजा अग्रसेन जी के साथ माँ माधवी का नाम उनकी उपेक्षा क्यों करते हैं? तो इसके प्रति वो अपना एक दृष्टिकोण देंगे। तो आप बताइए हमें संक्षेप में, हमारे व्यूवर्स को, कि हमें किस तरीके से माता माधवी जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस तरीके से हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। उन्हें सभी को वंदन, और ममता जी विशेषकर आपको, क्योंकि ये मेरा जो विषय है वो आपको ही प्रारंभ करना है। मेरा जो विषय है वो आपके लिए ही है कि आप इतना बड़ा महिलाओं का सशक्तिकरण का काम कर रही हैं, तो आप अगर राजस्थान में प्रारंभ करेंगी और आपका अनुकरण करके राजस्थान के बाद गुजरात और पूरा भारत अनुकरण करे, और ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। मेरा प्रारंभ से ऐसा मानना है, उसमें मैं एक दो पंक्ति बोलना चाहूंगा। हर पल खुशी देती है माँ, हर पल खुशी देती है माँ, हर पल खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी से जीवन देती है माँ। भगवान क्या है, माँ की पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। हर पल खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी से जीवन देती है माँ। भगवान क्या है, माँ की पूजा करो, क्योंकि माँ को भी भगवान को भी जन्म देती है माँ। कृष्ण को किसने जन्म दिया? देवकी ने। कौशल्या को ने जन्म दिया राम को। तो हमारा यही प्रारंभ है कि आज अग्रवाल समाज की कीर्ति पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में है, परंतु एक महिलाओं का सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, परंतु हम अग्रवंशी लोग अपने महाराजा अग्रसेन की धर्मपत्नी महारानी माधवी को नहीं पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी की माँ जीजाबाई के नाम पे 2000 संस्थान है। 2000 महाराष्ट्र सरकार के 2000 संस्थान कार्यरत हैं जो शिवाजी की पूज्य माता जी जीजाबाई के नाम पर कार्यरत हैं। अग्रवाल समाज द्वारा जितने भी ट्रस्ट चलाए जा रहे हैं उसमें महिलाओं के लिए जो काम हो रहे हैं, यदि वो महारानी माधवी के नाम पे होंगे तो आने वाली पीढ़ी को, जैसे माननीय गोपाल शरण जी गर्ग ने कहा, संस्कार की बात में ये जुड़ते हुए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि माता पिता का सम्मान सर्वोपरि है। संसार में सब कुछ मिल सकता है, माँ और सगे भाई का विकल्प नहीं मिला। किसी की पत्नी खत्म हो जाती है, वो दूसरा विवाह कर लेता है, कोई मुंह बहन बना लेता है, पर सगा भाई और सगी माँ का विकल्प संसार में आज तक नहीं बना। तो हम लोग माता पिता को सम्मान करें, और उसमें सबसे बड़ा आयाम ये जोड़ना है हमारे को कि हम अपने अग्रवाल समाज के माध्यम से, जितने, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो? हाँ, तो अपने जो भी महिलाओं के संगठन चल रहे हैं, अग्रवाल समाज के महिलाओं की विंग चल रही है, यदि उनका नाम महारानी माधवी अग्रसेन के नाम पर होगा तो लोगों को भी जानकारी इस बात की मिलेगी कि हम किसके वंशज हैं। अग्रसेन ये नागलोक की नाग राजा की कन्या थी महारानी माधवी। सभी मनोहर जी ने अभी बताया, मैं संघ के बाद दो शब्द कहना चाहूँगा। आदरणीय मनोहर जी तो बहुत मतलब समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और अपने अनिल जी प्रचारक भी रह चुके हैं। मेरा भी राष्ट्रीय स्तर पर संघ के जो अधिकारी हैं उनसे, जैसे माननीय गोपाल कृष्ण राष्ट्रीय सहकार कारवा, उनके मार्गदर्शन में 4 साल मैंने काम किया। इससे 9 साल तक अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहते आरएसएस के रामलाल जी अग्रवाल, वो हमारे ब्रज प्रांत के प्रांत प्रचारक रहे थे, उनके साथ भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि माँ की पूजा हम अवश्य करें, और अपने अग्रवाल समाज के जितने भी संगठन हैं महिलाओं के, उन्होंने इस बात पर मैं जोर दूंगा कि उसमें महारानी माधवी नाम का अगर संगठन बनाया जाएगा और अग्रसेन जी के साथ साथ उनका भी चित्र लगाया जाएगा। लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम कुलदेवी के रूप में, दुर्गा की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, सब लोग अपनी कुलदेवी की पूजा करते हैं। यदि हम महारानी माधवी के नाम पर शिव में से ई की मात्रा निकाल दो तो सब हो जाता है, स्त्री के बगैर तो कुछ भी नहीं। स्त्री शक्ति, आज हम जो समाज में काम कर पा रहे हैं, गृहस्थ जीवन जीते जो, तो वो जब भी कर पा रहे हैं हमारी पत्नी, हमारी बहन, हमारी माँ का सहयोग मिल रहा है। तो हमारे ये संस्कार
भी हमें देने हैं कि अग्रसेन के वंशज हम जो कुल प्रवर्तक अग्रसेन कहते हैं हम लोग, और उसके साथ साथ महारानी माधवी का भी नाम जरूर जोड़ें। और मैं इस समय गुजरात प्रदेश अग्रवाल सम्मेलन का जॉइंट सेक्रेटरी का भी दायित्व है। अभी गोपाल सर जी ने मुझे एक जिम्मेदारी और दी है, उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच के गुजरात प्रदेश संयोजक की। उनका ऐसा मानना है कि आप व्यापार संगठन खड़ा करो, जैसा कि अभी उन्होंने मुझसे कहा था इसी कार्यक्रम के मध्य। तो मैं उन्हें इस बात को कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ममता जी, आप शुरुआत करें इससे, और हमारे लायक कोई भी सेवा होगी, हम मेड़ता में आपके आकर सहयोग देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली रहेंगे। और रामकिशोर जी फालना से आए हुए, जयराम जी गोयल जी से मेरा बहुत पुराना परिचय, 35 साल पुराना, अनिल जी, सुनील जी और नरेंद्र जी और कांतिलाल जी, इनसे मेरा बहुत पुराना परिचय 84-85 से। फालना मेरा पहले आना जाना रहता था। रामकिशोर जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि फालना में मेरा भी आना जाना रहा है। तो जी बिल्कुल, मैं जरूर कोशिश करूंगी शुरुआत करने की। हमारा जो अग्रवाल महिला मंडल है उसका नाम माधवी महिला मंडल रखकर ये शुरुआत करना अच्छी है, बताई बात आपने। जरूर कोशिश करूंगी मैं इसके लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी रहूंगा मैं आपका। जी बिल्कुल, मातृशक्ति की तरफ आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप सभी को जिंदगी की असली उड़ान बाकी है अभी, जिंदगी के कहीं इम्तिहान बाकी है अभी। अगला सवाल मैं अनिल जी गोयल जी से करना चाहूंगी। उन्होंने भारत विकास परिषद में अपना काफी योगदान दिया है, तो मेरा सवाल उनसे है कि भारत विकास परिषद राष्ट्र विकास में कैसे सहयोग प्रदान करता है, कैसे उसके निर्माण में सहयोग देता है, इसके बारे में संक्षिप्त में हमारे व्यूवर्स को एक परिचय दे दीजिएगा। ओवर टू अनिल जी। ओवर टू अनिल जी को। हाँ, धन्यवाद ममता जी। मैं अपने विषय को शरद जी के विषय से शुरू करूंगा। अपना देश में हमेशा माँ का नाम पुरुष से पहले लिया गया। हमारे यहाँ सिया राम, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्णा, ये जो है हमारे देश की परंपरा में है। और भारत विकास परिषद इसका कार्य मैं देख रहा हूं, वहां इस विषय को बहुत प्राथमिकता के साथ लिया गया है। वहां की जो सदस्यता है वो सदस्यता अकेले की नहीं होती, वह सदस्यता दंपत्ति सदस्यता है, यानी पति और पत्नी दोनों ही उसके सदस्य होते हैं। ऐसा भारत विकास परिषद का काम है। 1963 में 62 में भारत चीन का युद्ध हुआ, बहुत निराशा थी। उस समय देश के बहुत प्रसिद्ध लोगों ने भारत विकास परिषद की 1963 में स्थापना की दिल्ली के अंदर। और हमारा सौभाग्य है कि जोधपुर के जन्मे जाए डॉक्टर लक्ष्मीमल जी सिंघवी भी उसके संस्थापकों में से एक है। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी, लाला हंसराज जी गुप्ता, स्वामी सत्यमित्रानंद जी गिरी, ऐसे श्रेष्ठ लोगों के द्वारा भारत विकास परिषद प्रबुद्ध और संपन्न वर्ग के लोगों में काम करने वाला एक संगठन है। एकमात्र ऐसा संगठन है देश का, सेवा के क्षेत्र में काम कर बहुत सारे संगठन हैं और अकेले संस्कार के क्षेत्र में भी काम करने वाले बहुत सारे संगठन, लेकिन सेवा और संस्कार दोनों में मिलाकर काम करने वाला ये भारत का एक बड़ा संगठन है। देश भर में लगभग 1450 से अधिक स्थानों पर और 68,000 से अधिक परिवार इसके साथ जुड़े हैं। जो विषय मैंने कहा कि राष्ट्र की भूमिका, राष्ट्र के विकास में जो भूमिका है, उसमें मूल रूप से ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, बाल जो बचपन है, इसका रोल बहुत बड़ा होता है। कहते हैं कि माँ अपने बच्चे की पहली गुरु होती है, फिर शिक्षक होता है, और उसके बाद जो जहाँ और विषय गुरु चलते हैं। हम गुरु बना भी हैं,
लेकिन भारत विकास परिषद ने बच्चों की इस नींव को संस्कार देने की दृष्टि से कुछ कार्यक्रमों की रचना की। उसमें एक कार्यक्रम जो बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन। छात्रों के द्वारा अपने गुरुओं के चरण स्पर्श करना और ऐसे श्रेष्ठ बालकों का सम्मान करना, ये गुरु वंदन छात्र अभिनंदन का हिस्सा है। शिक्षक अभिनंदन होते रहे, लेकिन हमने शिक्षक केवल अभिनंदन नहीं, तो गुरु का वंदन और छात्र का अभिनंदन। दूसरा कार्यक्रम, हमने पूरे देश भर में राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता, देशभक्ति के गीतों पर आधारित संस्कृत में, हिंदी में, और जो लोकगीत आज मृत प्राय होते जा रहे हैं, उन लोकगीतों को पुनर्जीवित करने के लिए लोकगीतों की प्रतियोगिता पूरे देश ऑल इंडिया लेवल पर, शाखा से लेकर ऑल इंडिया लेवल पर करते हैं, एक संस्कार देने का काम। उसी प्रकार एक भारत को जानो प्रतियोगिता, आज जीके के नाम से दुनिया को जानता है बच्चा। श्रेष्ठ है, इस भाव को निर्माण करने का काम भारत विकास परिषद के द्वारा होता है। सेवा के क्षेत्र में हम राजस्थान की ही बात करेंगे तो कोटा के अंदर आज 300 बेड का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भारत विकास परिषद के द्वारा संचालित होता है। जोधपुर ममता जी, आपको आवाज सही आ रही है क्या अनिल जी सर की? मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा है। नहीं आ रही है ना? ठीक है, कुछ कनेक्टिविटी इशू है शायद अनिल जी सर का। मैं निवेदन करूंगा आपसे, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए और हमारे नेक्स्ट पैनल मेंबर की तरफ बढ़िए। ममता जी, ममता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ममता जी, आई गेस ममता जी का भी कुछ कनेक्टिविटी इशू है क्या? हेलो ममता जी। अनिल जी सर का कुछ कनेक्टिविटी इशू है, उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। आपसे आप कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट पैनल मेंबर के साथ कंटिन्यू कीजिए ममता जी। हेलो, पूरी कर ले, ममता भी डिस्कनेक्ट। अच्छा ठीक है। हेलो, हेलो, कनेक्ट, हाँ सर, हेलो। सर डिस्टर्बेंस है बहुत, थोड़ी सही नहीं आ रही है। जी बंसल सर कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। क्योंकि अनिल जी का कुछ इश्यू आ रहा है जी, क्योंकि अनिल जी का कुछ इश्यू आ रहा है, इसलिए जो है वो कंटिन्यू करके नेक्स्ट पैनलिस्ट को ले ली जाए। जी, जी। हेडफोन दे। मैं निवेदन करूंगा रामकिशोर जी गोयल साहब से कि वे हमारे व्यूवर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करें, उन्होंने कैसे कोविड-19 में सोशल वर्क किया और लोगों की हेल्प की, ये इस महामारी के दौरान। रामकिशोर जी गोयल साहब से निवेदन रहेगा। यस सर। अभिषेक जी, जी सर। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी सर, बिल्कुल आ रही है। जैसे कि मेरी समाज सेवा में शुरू से रुचि रही है, और जब ये कोविड-19 आया और जैसे ही लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू हुई, तो उस समय सब में समाज में एक डर सा माहौल था, और विशेष रूप से
मेरे को ऐसा लगा कि ये एक सही मौका है, जब मेरी जो रुचि है समाज सेवा की, तो इसमें मैं कुछ अपना योगदान दे सकूं। तो जो भी हमारे यहाँ नगर में फालना में जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जैसे कोई टीम राशन का किट ऐसे लोगों तक पहुंचा रही थी जिनके घर पे खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, या कुछ एक टीम ऐसी भी थी वर्क कर रही थी जो तैयार खाने के पैकेट जो है सुबह शाम हर घरों तक पहुंचाना, या बाहर से जो पैसेंजर आते थे, जो रोड से जो गाड़ियां निकलती थी, उन सबको खाने के पैकेट पहुंचाना। और इसी प्रकार से मूक पशुओं के लिए, उनके लिए भी जो रोटी की और चारे की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को करना था। तो हमने समाज के स्तर पर निर्णय किया कि जो ये 3-4 टीमें अलग अलग वर्क कर रही है, उन्हीं को ही अपन कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ जाएं, और जहां जहां फाइनेंस की आवश्यकता हो, अपन समाज के स्तर पर पैसा इकट्ठा करके और उनको जहां तक संभव हो सका अपना सहयोग उसमें प्रदान किया। और इस तरीके से एक उस काम को आगे हमने अंजाम दिया, और उसमें पूरा समाज की ओर से और अपनी ओर से भी उसमें सबको सहयोग दिया। इसी प्रकार इस कोविड-19 में मेडिकल की भी जो उपलब्धता थी, हमने खुद ने कईयों को मास्क उपलब्ध करवाए, और मैंने स्वयं ने यहाँ पर फालना में जैसे कि मेरी अम्ब्रेला की इंडस्ट्रीज है, तो मैंने पीपीई किट भी यहाँ के अपने स्तर पर यहाँ बनवाए, और उसके बाद काफी कुछ हमने अपनी ओर से सप्लाई भी किए, और काफी हमने ऑन कॉस्ट भी अन्य संस्थाओं को भी प्रोवाइड करवाए। तो ये एक हमने नए, जो आज तक कभी प्रोडक्ट हमने बनाया नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था, तो इस प्रोडक्ट को भी हमने बना करके और जहां तक संभव हो सका उसे पहुंचाने की कोशिश की। मैं आप इस मंच के माध्यम से इससे थोड़ा सा हट करके भी अपनी बात समाज के सभी वर्ग तक पहुंचाना चाहूंगा कि एक तो समाज में जैसे आजकल बहुत ज्यादा कुरीतियां हैं, अपने समाज में काफी हद तक तो कई जगह कम भी हुई है, क्योंकि अपना एक पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी वर्ग से अपन सब संबंध रखते हैं। तो अभी भी कई जगह मृत्यु भोज जो है उसका चलन अभी भी कई जगह है। मेरे यहाँ पे फालना में समाज में हमने सन 2002 से मृत्यु भोज को बंद किया, और तब से आज तक समाज में जितनी भी कहीं भी कोई मौत हुई, किसी प्रकार का मृत्यु भोज का कोई कार्यक्रम किसी भी परिवार द्वारा आयोजित नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सभी ने उसमें अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है। इसी प्रकार अपने शादियों में भी जो चलन इस समय कई जगह अपने को देखने में आता है कि 100 आइटम अपन बनाते हैं, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, और ये अलग अलग तरीके के गुजराती व्यंजन, मारवाड़ी और राजस्थानी ढाबा अलग। इस प्रकार से जितना अपन बना करके उसका वेस्ट करते हैं, पैसे का भी नुकसान करते हैं, और इतना खाना भी वेस्ट होता है जो बाहर फेंकते हैं। तो मेरा तो समाज के सभी वर्ग के लोगों से आह्वान है, विशेष रूप से जो सक्षम है, जो धनाढ्य वर्ग है समाज का, उससे मैं अपील करता हूँ कि वे पहले ऐसी पहल करें और अपने आप को आगे आकर के इस प्रकार के एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि लिमिटेड आइटम 15-20 आइटम 25 आइटम मैक्सिमम हो खाने में, और उसमें किस प्रकार एक अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं, इस प्रकार का एक वातावरण बनाए, तो समाज के मध्यम वर्ग और जो गरीब तबका है उन सभी को उससे एक राहत मिलेगी, और इस दिखावे की जो होड़ है उससे उनको मुक्ति मिलेगी। दूसरा, समाज में मैं ये भी एक संदेश देना चाहूंगा कि अपने समाज के जो भी कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में समाज के लोगों की रुचि कम रहती है। संगठन के स्तर पर जहां भी ऐसी बैठकें होती है, या जहां इस प्रकार का कोई कॉल किया जाता है कि भी अपन अधिक से अधिक संख्या में वहां पर उपस्थित हो समाज के लोग, तो वहां उस समय अपनी उपस्थिति बहुत कम दर्ज होती है। आज के इस लोकतंत्रीय जो व्यवस्था है समाज में, वहां आजकल सिर गिने जाते हैं कि कहीं भी आप कितने लोग इकट्ठे हैं, उसमें अगर आपके पास भीड़ तंत्र है तो आपकी नाजायज मांग भी जायज हो जाती है, और अगर आपके पास वहां पर भीड़ नहीं है तो आपकी जायज मांग भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं समाज के सभी वर्ग से आह्वान करना चाहूंगा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से जुड़े, और जहां भी ऐसी आवश्यकता हो, समाज का शक्ति प्रदर्शन करने की जहां बात आती है, इकट्ठे होने की बात आती है, तो अधिक से अधिक संख्या में अपन समाज के लोग वहां पर इकट्ठे होकर के अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, तो ही अपन को कहीं न समाज को कहीं मान्यता मिलेगी, कहीं विधानसभाओं में, लोकसभाओं में टिकट मिलेगा, और भी कई जो पद हैं राजनीतिक क्षेत्र में उन तक आपकी पहुंच बनेगी। ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है। और अभी शरद जी ने जैसा कहा, फालना पधारे, जब भी इस बार आप पधारे तो अवश्य दर्शन दें, मुझे यहाँ मिलने का मौका देंगे मेरे को।
कांतिलाल जी और जयराम जी और हमारे परिवार से ही है सारे ये। तो जब भी आप पधारें जरूर मेरे को मौका देंगे आप मिलने का। और मैं आप इस माध्यम से आपने मुझे मौका दिया बोलने का और यहाँ पर सबसे रूबरू होने का, उसके लिए मैं सभी का आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ममता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अशोक जी बंसल का जो सारा ये सब कोऑर्डिनेट करके और इसको इतना अच्छा कार्यक्रम समाज के लिए दे रहे हैं, पुनः आप सभी का धन्यवाद। ममता जी अनम्यूट करिए। जी, मृत्यु भोज बंद करने की जो पहल की है वो सच में काबिले तारीफ है। बहुत बड़ा कदम उठाया है आपने। और उसके बाद हमारा अगला सवाल है मनोहर लाल जी बंसल जी से। व्यापार में असफलताओं के मूल कारण क्या हो सकते हैं? छोटी छोटी उपलब्धियों के सहारे हम बड़े बड़े पैमानों में विस्तार कैसे ला सकते हैं? किस तरीके से हम छोटी से छोटी उपलब्धि की ध्यान में रखते हुए बड़े बिजनेस को हासिल कर सकते हैं? तो इनके मूल कारण आप हमारे व्यूवर्स को संक्षेप में बताइए। ओवर टू मनोहर लाल जी। जी, ममता जी आपने जो प्रश्न किया है, अग्रवाल समाज तो वैसे भी इस वर्ग से ही है और सभी का जो डीएनए है वो व्यापार से संबंधित है। केवल अपने आत्मविश्वास को अगर मजबूत रखा जाए तो किसी भी मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है। प्रारंभ में कोई भी छोटा काम है तो वो छोटा नहीं होता है। पहली सीढ़ी चढ़नी है तो वो सीढ़ी नीचे ही होती है, और अंतिम सीढ़ी जो है उसको चढ़ने के लिए दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते ही हम आगे चढ़ सकते हैं। एकदम ऊपर वाली सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, जी बोलिए। तो अपने आत्मविश्वास को हम अगर मजबूत रखते हुए, छोटे काम को छोटा ना समझते हुए आगे बढ़ते जाएं, तो मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं कि हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने सब प्रकार के जो मेरे जीवन में है वो सारे दिन देखे हैं, और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने मेरे परिवार की सारी स्थिति देखी है, और वह स्थिति धीरे धीरे हम पूरे परिवार के एक जॉइंट फैमिली के संयुक्त परिवार के प्रयत्नों से, और वो निरंतर आगे बढ़ती गई। हम प्रारंभिक रूप से केवल एक बस से मुझे याद है कि हम व्यापार हमारा चलता था, और वो भी जो मिलिट्री की सप्लाई वाली जो ट्रक है उसके ऊपर बस बनाकर मेरे पिताजी ड्राइविंग करते थे और मेरे बड़े भाई उसके ऊपर कंडक्टरी करते थे। लेकिन हमारा जो मूल था वो उससे प्रारंभ जो हुआ था, तो हमने कभी भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, और हम लगातार आगे बढ़ते गए। प्रारंभ को जो एक बस थी तो उसको हमने धीरे धीरे करके बसों को भी प्राइवेटाइजेशन में फिर हमने बढ़िया बस बनाई। तो 1971 में हमारे पिताजी ने एक जो बस बनाई थी, मैं आज मानता हूं कि वैसी बस तो मैंने आज भी नहीं देखी है। वो बस फर्श से लगाकर और छत तक पूरे कांच की हुआ करती थी, और उस बस का नाम था शीश महल। और पिताजी ने खुद ने अपने देखरेख में उस बस को जयपुर में बनवाया था। तो आगे बढ़ा जा सकता है, और हमने एक व्यवसाय को से दूसरे व्यवसाय में गए, दूसरे से फिर आगे और बढ़ते गए। तो आज हमारे पूरे परिवार में सब हम भाई बहुत अच्छी स्थिति में आगे बढ़ते गए हैं, और मैं मानता हूं कि हमारे मन का अगर आत्मविश्वास हो और काम के बारे में लगन पूरी हो तो हम किसी भी प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। एक हमारे शास्त्रों का ही एक सूत्र है जिसको मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि युक्ताहार विहारस्य, जिस व्यक्ति का अपने आहार विहार पर नियंत्रण है, मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु,
मतलब जो मुझे काम करना है वो युक्ति युक्त काम करना है। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। प्रत्येक कार्य को जो व्यक्ति तत्चित्त होकर करता है उसे दुख दूर होने वाला योग जो है वो सिद्ध होता है। जी बिल्कुल। तो अपने आत्मविश्वास को एक हम युक्ति युक्त बनाकर हम आगे बढ़ते जाएं तो निश्चित रूप से निरंतर 1 2 3 सीढ़ी से बढ़ते हुए और आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर कोई मान लो सीधा ही ऊपर जो शॉर्टकट से जाना अगर चाहे तो वो निश्चित रूप से नीचे गिरेगा, वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो आपका मतलब है कि कॉन्फिडेंट और लगन के बल पर ही हम व्यापार में सफलता हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बेहतर से बेहतर की तलाश करनी है हमें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करनी है हमें। जी बिल्कुल, धन्यवाद मनोहर लाल जी आपका। आगे हैंड टू ओवर अभिषेक। थैंक यू सो मच ममता जी, बहुत अच्छे से आपने हमारे पैनल मेंबर्स के साथ में डिस्कशन कैरी आउट किया। सो रियली आज का सेशन मीनिंगफुल हो गया उस वजह से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ में कई सारे व्यूवर्स जुड़े हुए थे और कई सारे कमेंट्स भी हमें मिले हैं, सो मैं उनमें से कुछ कमेंट्स कवर करना चाहूंगा। जयप्रकाश जी गोयल साहब, एज यूजुअल हमारी टीम से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। देन प्रवीण जी गर्ग साहब है, आप शरद जी के लिए लिखते हैं, वेलकम शरद जी, मैं आपको करीब 20 सालों से जानता हूँ और बहुत ही हम्बल और मोस्ट प्रेस्टिजियस पर्सन है अग्रवाल समाज के, और आपके डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है, आप कभी किसी को भी ना नहीं कहते, ये बहुत अच्छी बात है आपकी, आपने सबकी मदद की है और मैं आपको सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतने अच्छे शब्द हमारे पैनल मेंबर के लिए कहे जो उनके डिवोशन को दर्शाते हैं। देन अगेन राजेंद्र जी गोयल साहब ने सूरत से, उन्होंने भी लिखा है, शरद जी अग्रवाल समाज के गौरव हैं, बहुत शानदार सेवा और नेक काम कर रहे हैं, आपको नमन और बहुत बहुत साधुवाद। रमेश जी जिंदल साहब हैं जो हमारे बीच में डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने लिखा कि मुझे गर्व है कि मैं अग्रवाल हूँ, बहुत अच्छी बात है सर, हमें भी गर्व है कि हम अग्रवाल हैं। देन राकेश जी बंसल साहब ने अनिल जी के लिए लिखा है, अनिल जी आप हमारे जोधपुर की शान हैं। सो सिमिलरली वी हैव गॉट कमेंट फॉर रामकिशोर जी गोयल साहब आल्सो कि हमें गर्व है कि आप इतना जो है जमीनी लेवल पे इतने सारे काम आप कर रहे हैं। मनोहर लाल जी बंसल साहब के लिए भी है कि इतना आप जमीन से जुड़ाव रखते हुए आप सबकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और कहीं पे भी कोई भी काम हो आप हमेशा तैयार रहते हैं। देन एक और कमेंट है राजेंद्र जी गोयल साहब की तरफ से कि गोपाल चरण जी गर्ग साहब का हार्दिक स्वागत, अयोध्या में अग्रसेन भगवान का मंदिर बनाने की बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अग्रवाल बंधुओं को इस मुहिम में सहयोग देना चाहिए और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप और रेणु मित्तल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो कहते हैं कि मंदिर के साथ रुकने की व्यवस्था भी अगर रहे तो जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो हमारे इनिशियल सेशंस थे उसमें भी हमारी कहीं बात हुई थी कि सब जगह हमें सारे समाज की धर्मशाला देखने को मिलती है पर अग्रवाल समाज की धर्मशाला बहुत कम जगहों पे मिलती है, तो ये मुद्दा कहीं न कहीं से रिलेटेड है, तो सभी के सामने मैं ये रखता हूँ इस मंच की तरफ से। देन रामस्वरूप जी गर्ग साहब ने एक और पूर्णकालिक समय देकर अनुकरण जी गर्ग साहब और जयप्रकाश जी गोयल साहब, कन्हैयालाल जी सिंघल और परमेश्वर जी जिंदल हैं जो ममता मोदी जी के लिए लिखते हैं कि आपने बहुत अच्छी और एक्सीलेंट और प्रिसाइज होस्टिंग करी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। अब इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा अशोक जी बंसल साहब से कि वे टेक ओवर करें और हमारे पैनल मेंबर्स का वोट ऑफ थैंक्स डिलीवर करें। अशोक जी बंसल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सारे पैनलिस्ट ने इतना अच्छा जो है मैसेज दिया और इतनी सारी बातें की, उनको सुनकर के बहुत अच्छा लगा और इसी का एक परिणाम है कि आज का जो कार्यक्रम हमने 8 से 9 के लिए तय किया था वो कार्यक्रम 8 से 9:30 बजे चल गया। ये आप लोगों की वाक चातुर्यता और आपका कहने का तरीका और आपके प्रेजेंटेशन का तरीका और आपकी सोच, ये सब आपको बताती है कि हमारे समाज में इतनी अच्छी अच्छी शख्सियत है, केवल उनको जानने की और समझने की जरूरत है। हमारे सबसे पहले पैनलिस्ट श्री शरद जी भाई साहब जो कि अहमदाबाद से हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी बात की, जहां कम वहां हम, यानी कि जहां अग्रवाल समाज जो है जहां बिल्कुल कम से कम होते हैं वहां जाकर के काम करता है।
और इसी का परिणाम है कि आपने वृद्धावस्था का कार्यक्रम चलाया, आपने पीर पराई फाउंडेशन के माध्यम से बहुत अच्छी बात की, और आपने जो है पॉकेट मनी से का भी एक नया कंसेप्ट पैदा किया। आज सारे वृद्धावस्था जो कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन पॉकेट मनी देना ये कोई नहीं करता, लेकिन आपने इनको ये पॉकेट मनी दी और 500 से 1500 रुपए का एक कप जो है पॉकेट मनी देते हैं। आपने उनके लिए आय के नए नए स्रोत कैसे पैदा हो सकते हैं, इसके लिए आपने कोशिश की। यानी कि परित सरस चले धर्म नहीं भाई, आपने दूसरे के दुख को समझने की बात की। ये आपने जो कार्यक्रम चलाया है पीर पराई का, जो 2012 से आप चला रहे हैं, ये बहुत अच्छी योजना है, जिसमें आप स्वावलंबी बनाने की बात कर रहे हैं और उसको सक्षम बनाने की बात कर रहे हैं, और ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। और आपने एक बहुत अच्छी बात की कि आपको सच्ची खुशी तब होगी जब इन वृद्धाश्रमों पे ताला लगेगा। हम भी यही कामना करते हैं कि सारे इन वृद्धाश्रमों को ताला लगना चाहिए और वृद्धाश्रम तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। आपने एक बहुत अच्छी बात की, हर पल खुशी देती है माँ, अपनी देती है माँ, यानी कि आपने मादी जो है मादी माँ के लिए जो बात की, आपने एक नया कंसेप्ट पैदा करने की बात की कि आज के जो है बिल्कुल ये लुप्त हो गया है। और चूंकि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में शिवाजी महाराज की माँ जीजीबाई का जो है वो कंसेप्ट चल रहा है, उसी तरह हमें अग्रवाल समाज के अंदर जो है माधवी जी की माँ का जो है नया कंसेप्ट देना चाहिए। इस तरह की जो बातें की उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपकी सोच जो है हमें एक नया आयाम देगी और एक नई जगह ले जाएगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में गोपाल शरण जी भाई साहब आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ अग्रवाल हैं, लेकिन फिर भी हम संगठित नहीं है। मैं ये कोशिश करेंगे, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इन अग्रवाल भाइयों को एक मंच पे लाएं, एक साथ संगठित हों, ताकि हमारे साथ में एक नई सोच बन सके और हमें जगह जगह जो है वो कहीं न कहीं एक सम्मान और एक संस्कार की बात मिल सके। हमारे दूसरे पैनलिस्ट श्री अनिल जी भाई साहब, जिन्होंने चारों तरह के आश्रम की बात की, जिसमें इन्होंने कहा कि आज चारों तरह के आश्रम की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज की तारीख में जो है बिल्कुल वानप्रस्थ आश्रम भी जरूरी है और गृहस्थ आश्रम भी बहुत जरूरी है। उन्होंने एक बात और अच्छी बात की कि हमारे दो प्रधानमंत्री रहे जो, और उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, और वो दोनों ही जो है कुंवारे थे, लेकिन चूंकि उनके प्रति परिवार उनके साथ में नहीं था, उन्होंने पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को अपना परिवार समझा और सारा जो कार्य किया, तो उन्होंने बहुत अच्छी जो है अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी सारे नियमों को जो है पालन करके भी अपन राष्ट्र की सेवा करता है। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने एक साथ साथ में एक लाइन जोड़ी कि देश हमको देता है तो हमको भी कुछ देश को देना है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि अपना भी राष्ट्र के प्रति एक जो है दायित्व बनता है। सब कुछ उन्होंने जो ये कही कि दोनों तरह की व्यवस्थाएं भी जरूरी है, जिसके अंदर गृहस्थ आश्रम भी जरूरी है और वानप्रस्थ आश्रम भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि 1963 में भारत विकास परिषद की जो है वो बिल्कुल स्थापना हुई थी और उसके 2 नियम थे, सेवा और संस्कार, और इन दोनों के साथ में भारत विकास परिषद सेवा और संस्कार की जो भावना है वो बहुत अच्छी भावना चल रही है। और भारत विकास परिषद के जो कार्यक्रम है, गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन, राष्ट्र समूहगान प्रतियोगिता और भारत को जानो प्रतियोगिता, मैं खुद एक देखता हूं क्योंकि मेरा खुद का अपना एक बच्चा जो है वो भारत जानो प्रतियोगिता के अंदर बिल्कुल जो है प्रथम आया था, और उसको जो सम्मान मिला था उसके बाद में उसकी सोच बदल गई और उसने जो है जीके के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया। इसलिए मैं आपका भारत विकास परिषद का बहुत बहुत साधुवाद और बहुत कहता हूँ। और आपने कहा कि कोटा का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसके अंदर 300 बेड है। तीसरे पैनलिस्ट रामकिशोर जी भाई साहब, हमने रामकिशोर जी भाई साहब का जलवा तो जो है आज से कुछ दिन पहले जो है वो देखा था, जब रामकिशोर जी भाई साहब के पुत्र श्री विपुल जी हमारे साथ में कार्यक्रम में जुड़े थे, और विपुल जी ने हमको हंसा करके बिल्कुल लोटपोट कर दिया था। तो उनका जलवा तो हम पहले ही देख चुके थे, आज हमने रामकिशोर जी को भी सुना है और उनकी बातें सुनकर उनमें हमें एक बिल्कुल बात तय होगी कि लीडरशिप की भावना उनमें शुरू से ही रही है, और वो विभिन्न पदों पर, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो धार्मिक हो, उन्होंने रह करके बहुत अच्छा कार्य किया है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, जो भी कार्य करना है पिलर बन के करो, अपनी टीम के साथ करके करो, टीम को कार्य डिस्ट्रीब्यूट करो, इस तरह से काम करोगे तो काम बहुत अच्छा जाएगा। और इनकी ये सोच का ही है कि वो इस लीडरशिप की भावना में बहुत अच्छे सक्सेस हुए हैं। उन्होंने कहा कि समाज में सबके साथ मिलकर के कार्य करना है, और
सभी तरह की शक्तियों को साथ में लेकर के काम करेंगे तो कहीं न कहीं कोई न कोई कार्य रहेगा। उन्होंने आपने कोरोना के अंदर बहुत अच्छे कार्य किए, मास्क बनाए, आपने एक नई जो सोच पैदा की, पीपी किट बना करके उपलब्ध कराए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने लास्ट में एक बात की कि मृत्यु भोज को जो है बंद करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हम भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी बात का समर्थन करते हैं। और आपने कहा आज की तारीख में शादियों के अंदर जो है वो खर्चा कम से करना चाहिए और इसके लिए धनाढ़ वर्ग आगे आए और कुछ करे। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे लोगों से एक अपील करूंगा कि शादी के अंदर जितना से जितना खर्चा कम हो सके उतना से उतना खर्चा कम करें और उतने पैसे की एफडीआर बना करके अपनी बेटी को दे दें, वो एक उल्टी अच्छा कार्यक्रम रहेगा। हमारे लास्ट के जो पैनलिस्ट मनोहर जी भाई साहब, उन्होंने तो इस कार्यक्रम में सम्मान मान दी। मुझे लगता है कि अगर पूरा का पूरा 2 घंटे का समय भी अगर उनको दे दिया जाएगा तो भी शायद उनका जो है वो वक्तव्य खत्म ही नहीं होएगा। मेरे इस कार्यक्रम के दरमियान 2-3 लोगों के फोन आए कि यार मनोहर जी इतना अच्छा बोलते हैं। अरे मैंने कहा मनोहर जी की वाणी को तो वास्तव में हमने कभी इतना विस्तार से नहीं सुना, लेकिन आज सुना, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। आपने कहा कि करोड़ों लोगों की जो है वो आस्था थी और उस आस्था का जो है आज हम साक्ष्य बने हैं। मुझे मालूम है हमारे जो है बाड़मेर के पुखराजी भाई साहब, उनकी बहुत इच्छा थी और वो मरते दम तक एक ही कहते रहे कि यार मेरी जो है वो अगर राम मंदिर बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल है, करोड़ों लोगों की, और आज हम उसके साक्ष्य बने तो ये हम अपने आप को एक भाग्यशाली समझते हैं कि ये हमें बहुत अच्छा सुंदर अवसर मिलता है। आपने बताया कि आज संघ के अंदर संघ की शाखाएं जो है वो 140 देशों में है और संघ की स्थापना जब 1955 में हुई थी तो डॉक्टर हेडगेवार जी की, अगर संघ को समझना है तो डॉक्टर हेडगेवार की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक छोटा सा विचार लेकर के काम स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जब भारत आज विश्व गुरु है, सोने की चिड़िया है, लेकिन उसका एक ही लेकिन फिर भी पीछे है। कारण क्या है कि हम सब हिंदू हैं, लेकिन हिंदू समाज एक संगठित नहीं है। और आपने एक संगठन की भावना पैदा की डॉक्टर हेडगेवार जी ने, और उसी सोच को आप भी आज आगे लेके चल रहे हैं। और आपने उन्होंने बताया कि संघ में जो जीवन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। प्रचारक के रूप में उन्होंने जो है डॉक्टर साहब ने एक जीवन स्टार्ट किया था, तो सही बात है, ऐसे लोगों के विरले से ही आज देश जो है वो आगे है। आपने कहा कि उसके बाद में डॉक्टर जो है जो डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब ने भी जो है, गोलवलकर जी ने भी जो है, गुरु जी ने भी बहुत अच्छा कार्य किया और अलग अलग क्षेत्रों में आज आरएसएस के बहुत सारे क्षेत्र बन चुके हैं। भारत विकास परिषद, जनसंघ, एबीवीपी, आदिवासी कल्याण, वनवासी कल्याण, सेवा भारती, यानी कि बहुत सारे प्रकल्प बन चुके हैं। क्योंकि मैं स्वयं जो है इसी एक प्रकल्प से जुड़ा हुआ हूँ, जिन्होंने अलग अलग प्रकल्प से जुड़ के एक विचारधारा को संगठित किया। इसीलिए आज की तारीख में हिंदू संगठित हो रहा है और इसी का परिणाम है कि हमें आज राम जन्मभूमि मंदिर की सफलता के जो है वो उसके पूजन में और उसकी स्थापना में हमें ये जो है सफलता हासिल हुई है। आपने कहा कि आत्मविश्वास को मजबूत करना है, अगर सक्सेस लेनी है तो आत्मविश्वास को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि सीढ़ी सबसे पहले नीचे होती है, बाद में सीढ़ी ऊपर होती है। बहुत सारी धन्यवाद। आज के हमारे इस कार्यक्रम के एंकर जो है ममता जी ने तो समा मान लिया और इस कार्यक्रम को ऐसा रंग दिया कि वाकई में इस कार्यक्रम में जान सी आ गई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम के जो है संरक्षक श्री अशोक जी गोयल साहब, जयप्रकाश जी, इन सबका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम के मेन एंकर श्री अभिषेक जी, जो कि मेरे को हमेशा जो है मोरली बूस्टअप करते रहते हैं। और इस टीम के सबसे पीछे जो है विनय जी, जो कि टेक्निकल टीम को सारे संभालते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ में मैं श्री पूरन जी भाई साहब को भी धन्यवाद दूंगा, जो कि ब्रोशर बना करके हमको ये मोटिवेट करते हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे जो है व्यूअर्स का, वो अगर नहीं होते हैं तो ये कार्यक्रम भी नहीं होता है। बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अल्प समय में हमारे निमंत्रण को स्वीकारा और इस पैनल पे आने का स्वीकार किया। साधु धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, इतने अच्छे से सारा कुछ समराइज करने के लिए। आज वास्तव में एक ऐतिहासिक दिन है। सुबह उठे तो आज दिन में और कोई मन में विचार नहीं था, बस ये था कि आज राम मंदिर का भूमि पूजन है। और उसी के साथ एक सरप्राइज तब मिला जब हमारे यहाँ बालोतरा के लोकल पेपर में जो बालोतरा से कार सेवा में गए थे बालोतरा समाज के मेंबर्स, उनकी भी फोटो आई थी। और बहुत सारे लोग थे, सिर्फ अग्रवाल समाज नहीं, और भी समाज के लोग थे जिन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो देख के कहीं ना कहीं एक ऐसा लगा कि आज खजाना मिल गया, जो इतनी पुरानी फोटो हमारे सामने शेयर हो रही थी।
बहुत अच्छा लगा उसको देख के, कहीं ना कहीं इस बारे में जानने को मिला जो हमें नहीं पता था पहले। सो बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें देख के कि कितना हमारे जो है सबने हार्डवर्क किया है। और एक कमेंट और मैं लेना चाहूंगा, मोनिका सिंगल जी की तरफ से आ रहा है, वो है मनोहर लाल जी बंसल के लिए, कि सूर्यवंशम मूवी की तरह हमारे मनोहर लाल जी बंसल की हिस्ट्री है। सो बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर कि ये आपकी छवि है जो कहीं ना कहीं आपके काम को दर्शाती है, जो आपने काम किया उस वजह से ऐसा है। और इसी के साथ बस सेशन को एंड करने से पहले 2 लाइन्स हमारे व्यूअर्स के लिए। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करना चाहूंगा। जय श्री अग्रसेन, जय श्री राम।